Friends, welcome to my next video of class 9th, the chapter 5, the fundamental unit of life. In this video we will discuss about the cell organelles. तो जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज होती हैं, मतलब मेम्ब्रेन से भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल में पाई जाती हैं. तो सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी. All the membrane bounded structures found in the cell are called cell organelles. तो उसमें कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स है ये देखना है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल. और सेल ऑर्गेनेल की प्रेजेंस ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से इसी बेसिस पर अलग की गई है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हमें डिस्कस करना है. जो लिस्ट अभी आपको पहले बताई गई थी सेल ऑर्गेनेल्स की, उसमें सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसकी डिस्कवरी करी थी के.आर. पोर्टर ने 1945 में. और ये मेनली तीन स्ट्रक्चर्स का बना होता है, सिस्टर्नी, वेसाइकिल और ट्यूब्यूल्स. तो सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक्स का नेटवर्क होता है. देखिए, इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल. जैसा कि पहले सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन बताया गया था आपको कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल होगा तो वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. तो इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल कॉल्ड सिस्टर्नी एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. और कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं इन स्मूथ ईआर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स, जिन्हें ट्यूब्यूल कहते हैं. अब स्मूथ ईआर लिखा है, इसका मतलब होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दो तरह की होती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर. तो रफ ईआर होती है वो मेनली सिस्टर्नी की बनी होती है. जैसे तीन तरह की स्ट्रक्चर बताई है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकिल. तो इसमें और इसके बाद जो कुछ यहाँ पर लिखा सम स्फेरिकल स्ट्रक्चर और आल्सो प्रेजेंट कॉल्ड वेसाइकिल. कुछ स्फेरिकल यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको वेसाइकिल बोलते हैं. मतलब सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स से मिलकर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है. तो ये भी बताया गया है आपको जी, मतलब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर. तो रफ ईआर के फॉर्मेशन में सिस्टर्नी पार्टिसिपेट करता है. क्यों? क्योंकि सिस्टर्नी की सरफेस पे जो है राइबोसोम पाए जाते हैं. देखिए सिस्टर्नी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दीज आर फ्लैटेंड सैक. ये चपटे सैक्स होते हैं लोकेटेड नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होता है. जैसे सपोज कर लेते हैं ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास, सेल में न्यूक्लियस के पास जो फ्लैटेंड सैक्स का नेटवर्क होता है, ये सब सिस्टर्नी होते हैं. ये सारे क्या होंगे? सिस्टर्नी. यहाँ पे आपको डायग्राम में पूरा जूम करके दिखाया जाएगा. ये है सिस्टर्नी और सिस्टर्नी की सरफेस पे जो है ये राइबोसोम्स है, एक्टियस राइबोसोम है. तो क्योंकि सरफेस पे राइबोसोम है इसलिए इनकी सरफेस रफ हो जाती है, इसीलिए इसको रफ ईआर भी कहते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि रफ ईआर का फॉर्मेशन सिस्टर्नी से होता है. और अब अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो ट्यूब्यूल्स जो है उसकी सरफेस पे मतलब रफ राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम स्मूथ ईआर कहते हैं. अब हमें रफ ईआर का फंक्शन देखना है कि रफ ईआर के काम क्या होते हैं. तो जैसा आपको बताया गया कि रफ ईआर की जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और वो जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. तो इसका मतलब जो रफ ईआर होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, या उस पर जो राइबोसोम लोकेट करते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. फिर इसके लोकेशन बात करेंगे रफ ईआर. तो रफ ईआर जो होते हैं वो लीवर और पैंक्रियाज की सेल्स में पाए जाते हैं. लीवर और पैंक्रियाज दोनों ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब हमें ट्यूब्यूल्स के बारे में देखना है. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स. और ट्यूब्यूल्स के बगल में स्मूथ ईआर भी लिखा हुआ है. तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ट्यूब्यूल्स जो जैसे आपको पता है या आप जान लें
कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो तरह का होता है, रफ यार्ड और स्मूथ यार्ड। तो रफ यार्ड जो होती है स्टर्नी की बनी होती है, और स्मूथ यार्ड जो होती है वो ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, और साथ में कुछ राउंडेड सैक होते हैं, उनको वेसिकल बोलते हैं। स्मूथ यार्ड इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। और फिर ट्यूब्यूल्स डू नॉट हैव राइबोसोम, ट्यूब्यूल्स के सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए इसको स्मूथ यार्ड कहते हैं। और अगर हम सेल में लोकेशन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के पास जो होती है वो सिस्टर्नी होती है, जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टर्नी है, और इनसे थोड़ा और न्यूक्लियस से दूर जो स्ट्रक्चर होती है उनको ये ट्यूब्यूल्स, पीछे ट्यूब्यूल्स होती है, आगे सिस्टर्नी होती है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इनका फंक्शन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं, इसलिए इसको स्मूथ यार्ड बोलते हैं। तो पहला फंक्शन है इट हेल्प इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड के फॉर्मेशन और लिपिड के स्टोरेज में हेल्प करता है। लिपिड ऑयली सब्सटेंस इन द बॉडी आर कॉल्ड लिपिड, जो ऑयली सब्सटेंस बॉडी में होता है उनको लिपिड कहते हैं। दूसरा फंक्शन है इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट के लिवर सेल में पॉइजन और ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पॉइजनस सब्सटेंस। अब हमें देखना है ये थर्ड फंक्शन जो इसका है, इट हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज वर्ड आपने सुना होगा, ग्लूकोज एक बायोमॉलिक्यूल है जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है या एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 है। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल्स में स्प्लिट होकर टूटकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, उससे एनर्जी लिबिट होती है, और इसी एनर्जी से सारे लाइफ प्रोसेस चलती हैं हमारी बॉडी की। तो अब ये जो टर्म है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब इस तरह के हजारों मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब जरूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बना लेता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें बात करना है फोर्थ फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस ओवरी आपने सुना होगा, टेस्टिस मेल सेक्स ग्लैंड है और ओवरी फीमेल सेक्स ग्लैंड है। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ओवरी में ओवम फॉर्मेशन होता है, साथ ही सेक्स हार्मोन बनते हैं। तो टेस्टिस जो होता है इसमें मेल सेक्स हार्मोन बनता है और ओवरी में फीमेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, ठीक है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, ये जैसे किडनी है, किडनी वन पर किडनी पाई जाती है बॉडी में, और किडनी के ऊपर एक कैप शेप ग्लैंड होती है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जो ग्लैंड है इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और इसकी इसमें जो पेरिफेरल जोन होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ से भी स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है। तो स्टेरॉइड हार्मोन, तो कोई भी सेक्स हार्मोन हो, चाहे टेस्टिस का सेक्स हार्मोन हो, चाहे ओवरी का सेक्स हार्मोन हो, वो सारे स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। अब स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड भी एक तरह का लिपिड है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट फंक्शन है रिलीज कैल्शियम आयन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन जरूरी होता है। तो जो आपका जो मसल्स के सेल में जो आपकी मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन रिलीज करती है। अब हमें देखना है कलेक्टिव फंक्शन ऑफ आरईआर एंड एसईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल के कौन सा काम सेल में करते हैं। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मतलब बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को आप बायोजेनेसिस बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है उसका फॉर्मेशन रफ ईआर करती है, और जो लिपिड होती है उसका फॉर्मेशन जो है स्मूथ ईआर करती है। तो रफ ईआर और स्मूथ ईआर के जो प्रोडक्ट है वो मिलकर मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसा कि आपको पहले पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो इसी प्रोसेस को बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। देख लिया, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर and lipid synthesized by SCR get assembled to form cell membrane. This is called biogenesis of membrane. अब दूसरा फंक्शन इसका प्रोटीन synthesized by RER function as enzyme, मतलब
जो प्रोटीन आरईआर बनाती है उनमें से कुछ प्रोटीन एंजाइम बना लेती हैं, और लिपिड सिंथेसाइज बाय एसईआर फंक्शन एज हार्मोन, और जो लिपिड एसईआर बनाती हैं उनमें से कुछ लिपिड्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन की जो बात करेंगे आप, तो स्टेरॉइड लिपिड है, तो वो जो है उसको एसईआर का रोल होता है लिपिड फॉर्मेशन में। फिर लेकिन जैसे आपको एंजाइम हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम समझ लिया। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन विच एनहेंस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इनहेंस करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन में अपना एग्जिस्टेंस लूज नहीं करते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। फिर हम थर्ड फंक्शन की बात करेंगे। बोथ हियर फॉर्म नेटवर्क सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है पूरी सेल में फैला होता है, तो साइटोप्लाज्म में किसी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में एक रीजन, साइटोप्लाज्म के एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और प्लस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो केमिकल एक्सचेंज होते हैं या मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें भी ये पूरा नेटवर्क काम करता है। फिर हम बात करेंगे फोर्थ फंक्शन की बात करेंगे कि ईआर फॉर्म साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ईआर जो होता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। जिस तरह से हमारी बॉडी में जो बोन है हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से जो ईआर का नेटवर्क है वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमें देखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। जैसे आप थ्योरी आप देख चुके हो, अब इसका डायग्राम के थ्रू आप पूरी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो बताया गया है कि सिस्टर्नी और वेसाइकिल न्यूक्लियस के चारों ओर असेंबल्ड होती है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस का 3D इमेज बना हुआ है, आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस जस्ट लाइक बॉल इन सेल में बॉल की तरह होती है। तो यहाँ पे बॉल को फाड़ के दिखाया गया है, बीच से स्प्लिट करके दिखाया गया है। तो ये जो दो लाइनें दिख रही है आपको, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। पहले की वीडियो में आपको इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया जा चुका है। दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन, ये इधर के दोनों मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस के जो कांटेक्ट में इमीडिएट जो सैक्स होते हैं या स्ट्रक्चर होती हैं, ये दीज आर द फ्लैटेड इंटरकनेक्टेड सैक्स, और इनको हम सिस्टर्नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी की सरफेस पर आपको बताया गया था कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं? एटीएस राइबोसोम होते हैं। क्योंकि सिस्टर्नी के सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये बनाती है रफ ईआर बनाती है। तो ये आपका रफ ईआर हो गया। आप देख रहे हैं सारी ये जो फ्लैटेड सिस्टर्नी है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, रफ ईआर हो गए। अब इन्हीं से जुड़ी होती है स्मूथ ईआर। तो ये सारी ट्यूब्यूल्स हैं, इनको आप ट्यूब्यूल बोल सकते हो, या ये इनको एसईआर बोल सकते हैं, और ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं के आसपास कुछ राउंडेड सैक्स होती हैं, इनको हम बोल सकते हैं वेसाइकिल। तो इस तरह से सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकिल मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैले होते हैं। सपोज करिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो ये पूरा फैले होते हैं और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। के बारे में डिस्कस करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन इवेंट क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल में ग्लूकोज का टूट जाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी लिबरेट होती है, और रेस्पिरेशन का जो मेन इवेंट है दैट इज द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल पूरा होता है और एनर्जी लिबरेट होती है, और एनर्जी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिबरेट होती है, और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। अब हम इसके डिस्कवरर की बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी अल्बर्ट वॉन कोलिकर इन 1857 में। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर सी बेंडा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मतलब जिसने डिस्कवर किया था वो नाम नहीं दे पाए थे, अल्बर्ट वॉन कोलिकर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी। ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है आरबीसी को छोड़कर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या कार्पासल्स एंड और ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके शेप की बात करेंगे तो ये रॉड शेप हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, रॉड शेप हो सकता है, ये थोड़ा सा ओवल हो सकता है, ये फिलामेंटस हो सकता है, ये कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है। अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखना है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? क्योंकि अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये लिखा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिखी जा रही हो उसको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख टाइम मैग्नीफाई कर सकता है या जूम कर सकता है। तो हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो इसमें देखें माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब आप देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन तो उसकी स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जगह जगह पे फोल्डेड है। तो इसकी फोल्डिंग से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है इसको आप इनर चैम्बर भी लेवल कर सकते हो, इनर चैम्बर। और इसी में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं, इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सरफेस पर टेनिस रैकेट से स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन टेनिस रैकेट से स्ट्रक्चर को हम ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं या आप इनको F1 पार्टिकल भी कह सकते हो। ये जितनी भी क्रिस्टी सब पर पाया जाता है इनको ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल कहते हैं। और फिर मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए, डीएनए है, जैसे कुछ आरएनए थ्रेड पड़े होते हैं तो डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए क्या है ये न्यूक्लियस में पहले बताया जा चुका है। और साथ में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70s के राइबोसोम्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि सेल में यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है, प्रो में 70s का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो ये सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s का राइबोसोम पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि यूकैरियोटिक में 70s राइबोसोम भी पाया जाता है और 80s का भी राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। एस के बारे में पहले डिस्कस हो चुका है, एस का मतलब होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसके कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल में अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की वजह से
माइटोकॉन्ड्रिया सेल में अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, तो सारी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन हो चुकी है इसमें। अब इसके फंक्शन को हमें समझना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझने से पहले हम जो स्ट्रक्चर अभी आपको समझाया गया था तो उसको नोट डाउन करने के लिए ये कुछ डिटेल है वो आप देख ले। मेम्ब्रेन्स, तो पहली हेडिंग मेम्ब्रेन्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इनर चैम्बर, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस था उसे इनर चैम्बर कहते हैं। स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलेंगे? इनर चैम्बर। अब मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड इन द इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में जो फ्लूइड है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी की बात करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे क्रिस्टी कहते हैं। ऑक्सीसोम क्या होता है? टेनिस रैकेट शेप स्ट्रक्चर ऑन द क्रिस्टी। क्रिस्टी की सरफेस पर टेनिस रैकेट शेप स्ट्रक्चर जो लेवल करी गई थी उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, मतलब ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इन द सेल। तो मतलब डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल में अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पार्ट क्रेब्स साइकिल पूरा होता है। तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बात हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ये पूरी एक सेल आपको दिखाई गई है और सेल में रेस्पिरेशन होता है। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है? मतलब इनहेल और एक्सहेल, O2 का इनहेल और CO2 का एक्सहेल, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होता है वो बॉडी की हर सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। मतलब बॉडी की सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाना और एनर्जी लिबरेट करना, दैट इज रेस्पिरेशन। और एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होती है? वो एटीपी के फॉर्म में लिबरेट होती है। एटीपी का फुल फॉर्म बताया जा चुका है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमें सबसे पहले देखना है ग्लूकोज कैसे टूट रही है। तो ग्लूकोज टूटने के दो इवेंट है। पहला इवेंट है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा इवेंट है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है। एक पायरुविक एसिड ये आपको दिख रही है CH3COCOOH, दूसरी पायरुविक एसिड ये दिख रही है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि 2 ATP यूज होती है और 4 ATP बन जाती है। तो यहाँ पे 2 ATP का फायदा हो जाता है, और साथ में NAD2H के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं, 2 NAD2H। अब NAD क्या है? NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी कंटेन करता है। फिर यहाँ पे तो जो बात अभी बोली कि एनर्जी कंटेन करता है, कैसे कंटेन कर रहा है? यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने हैं, इक्वल टू लिखा 6 ATP। तो इसका मतलब हो गया कि एक NAD2H में 3 ATP मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो हायर क्लास में आप समझ पाओगे। फिलहाल यहाँ पे एक NAD2H इक्वल टू 3 ATP, चूंकि 2 बना है तो 2 3 जा 6 ATP। तो 6 ATP यहाँ से मिला और 2 ATP अगेन ऊपर से हुआ, तो टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल आपको ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस है। फिर हमें देखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट के फलस्वरूप जो आपका जो पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बने हैं, अब दोनों पायरुविक एसिड अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड एंटर करता है तो
एक बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये उन्होंने बताया था इसके बारे में, इसीलिए इसका नाम क्रेब साइकिल पड़ा। तो एक क्रेब साइकिल से 15 एटीपी गेन होता है। चूंकि 2 पायरुविक एसिड बने हैं, दोनों पायरुविक एसिड अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, तो 15 इस क्रेब साइकिल से, 15 इस क्रेब साइकिल से, 15 30 एटीपी हो गया, और उधर ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी गेन हो गया। टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी गेन होते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रेस्पिरेशन का मेन इवेंट क्रेब साइकिल पूरा होता है, और इस तरह से क्रेब साइकिल में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और अब हम जो है बाकी के सेल ऑर्गेनेल जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।